हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही लिखेगा, संघर्ष जिसका जारी है। साथियों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर। और पिछली बार की तरह जितने हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस जिन बच्चों को दिए थे उससे और डबल एनर्जी के साथ में हमारी पूरी टीम फिर से आ चुकी है आपके सामने। और आप देख रहे हैं 6 बजे से लगातार जो है आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। 6 बजे जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस, वो अल्टरनेट में आपको मिल जाएंगी। बाकी के सब्जेक्ट की, मैथ की हो, साइंस की हो, वो सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके बाद में 7 बजे होती है आपकी शानदार रीजनिंग की क्लास, जिसको ले रहे हैं जितेंद्र सर। और फिर हो रही है 8 बजे आपकी अपनी क्लास, मतलब रोहित सर की क्लास। फिर जस्ट मेरे बाद में 9 बजे भूटानी सर की क्लास होगी, अभिषेक सर की हिंदी की क्लास। तो ऐसी जबरदस्त क्लासेस जो है वो आपको डेली हम लोग यहां पर देने वाले हैं। डेली इसी टाइम पर आप टाइम नोट कर लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आज का पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं, वो आपसे पूछा गया है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप सभी कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा, सभी ने आंसर करना है बहुत शानदार तरीके से। बढ़िया, आज पहली क्लास है, कल से हम बहुत जबरदस्त तरीके से सारी क्लासेस लेके चलेंगे। बहुत बहुत शानदार, क्या बात है। फटाफट से आंसर बता दो मुझे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी ने आंसर करना है, आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो धौलावीरा होगा। धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर होगा। धौलावीरा की जब बात की जाती है, पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन का लेवल आज की क्लास में थोड़ा सा हम इतना रख रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे, ठीक है। आज आपकी पहली क्लास है तो ज्यादा टफ या ज्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूं। इसका आंसर जो होगा वो धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाता है कि बताइए धौलावीरा जो है वो कहां पर स्थित है, तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहां पर है, गुजरात में स्थित है। ये तो एक तो आपके लिए ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है तो ये आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को आप कपास देखते हैं, कपास उगाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, वो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। इसलिए जो यूनान के लोग हैं वो कपास को क्या कहते हैं, सिंडन कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिंडन के नाम से। यही कपास की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है और महाराष्ट्र में होता है। किस में होता है, गुजरात और महाराष्ट्र में। कपास सबसे ज्यादा उपजाऊ किस में होता है, काली मिट्टी में होता है। किस में होता है, काली मिट्टी में होता है। यहां पर अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो इसको हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं, इसी को हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं, इसी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसको हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये भी कई बार प्रश्न जो है आपसे पूछा जा चुका है, तो ये सब आपको यहां से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो धौलावीरा की खोज जो की गई थी वो जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जेपी जोशी के द्वारा जो है वो इसकी खोज की गई थी। जेपी जोशी के द्वारा धौलावीरा की खोज की गई। कब की गई, तो 1967-68 में जो है इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। तो ये आपको यहां से याद रखना है। यहां पर विशाल जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो आपको यहां से याद रखना है। साथ ही साथ में ये आपके लिए यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर है, आगे चलेंगे। यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा पूछा गया है कि सुरकोटड़ा जो है वो किस राज्य में स्थित है। इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोटड़ा लोकेटेड इन द स्टेट। फटाफट से आंसर बताइए सभी कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत 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 शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अल्टीमेट। यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की गाइस बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सुरकोटड़ा की बात की गई है। देखिए जब बात की जाती है यहां पर हम एक एक राज्य को लेंगे। जैसे अगर हम यहां पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या स्थित है, पंजाब में रोपड़ स्थित है। पंजाब में रोपड़ है, ये आपको यहां से याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि जो सुरकोटड़ा है वो कहां पर स्थित है, थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र करो,
थोड़ा सा आपको सब्र करना है। तो जब हम सुरकोटला की बात करते हैं तो ये गुजरात में है। इसकी सुरकोटला की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज जो है वो की गई थी आपकी किसके द्वारा की गई? तो यहां से भी आपको याद रखना है 1996 में की गई थी जेपी जोशी के द्वारा, यानी कि जगपति जोशी के द्वारा। कब की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा, यानी कि जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1968 में, 1996 में, सॉरी 1996 में जो है इसकी खोज की गई थी। ये आप याद रखिएगा, है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात जब हड़प्पा सभ्यता की जाती है तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के जो प्रमाण हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया पंजाब में रोपड़ साइट आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम गुजरात की जब भी बात करते हैं तो गुजरात में अभी हम जस्ट देख के आए थे कि धौलावीरा कहां पर है? धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा कहां पर है? धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा सुरकोटला जो है वो गुजरात में है। लोथल पूछा जाए कि बताओ लोथल कहां पर है? लोथल गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। रंगपुर कहां पर है? रंगपुर जो साइट है वो भी आपकी गुजरात में ही स्थित है। बाकी अगर हम बात करें आलमगीरपुर भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि आलमगीरपुर कहां पर है, कौन सी साइट? आलमगीरपुर कहां पर है? तो आलमगीरपुर की जब बात करता है तो वो आपको यहां से याद रखना है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है मेरे बच्चे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कालीबंगा पूछा जाए कि बताओ कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा कहां पर है? तो जब कालीबंगा की बात की जाती है तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है, ये भी आपको यहां से याद रखना है। इसके अलावा मांडा पूछा जा सकता है कि मांडा कहां पर है? दैमाबाद कहां पर है, ठीक है। दैमाबाद कहां पर है? मांडा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा पूछा जाए कि मांडा कहां पर है, अगर पुरातात्विक स्थल में मांडा की बात की जाए, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। दैमाबाद की भी हमने बात करी है, किसकी? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है आपसे पूछा जा सकता है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कहां पर है मेरे बच्चे? महाराष्ट्र में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये आपको यहां से याद रखना है। इसके बाद में रोपड़ की हम बात कर ही चुके हैं। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। क्लियर है यहां तक सभी को? बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, यहां आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया, क्या बात है, बहुत शानदार। तनु जी आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो बताओ फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा, और अपने साथियों के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। सभी अपने साथियों के साथ में भी इस क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से शेयर करते रहना। जितने भी लोग कह रहे हैं थ्योरी वाइज क्लासेस, तो आप थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा वेट करो, आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलने वाली हैं। थोड़ा सा वेट करना है आपको बस। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, देखो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए विशेषता। तो विशेषता की जब बात की जाती है, इसके करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, धीरे धीरे बाकी की क्लासेस में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ईंटों की बात करें, हालांकि ये थोड़ा सा पेचीदा सा है लेकिन पूछा नहीं जाता, लेकिन जो ईंटें हुआ करती थी वो 4:2:1 के इस रेशियो में हुआ करती थी। बाकी अगर हम बात करें तो यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी जो सभ्यताएं हैं उनमें से प्रमुख है, ये भी आपको यहाँ से याद रखनी है। आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, अक्ष युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता है, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता है? तो बहुत बहुत शानदार, क्या बात है, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर करके आ जाइए। पीडीएफ कहां मिलेगा? मतलब तुम्हारा अभी क्लास स्टार्ट हो नहीं पाया, तुम्हारी एक बात स्टार्ट हो गई, पीडीएफ कहां मिलेगा? पहले पीडीएफ का फुल फॉर्म बता दो आप सभी, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म बताओ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी आंसर बताओ इसका, पीडीएफ का फुल फॉर्म मुझे बता दो आप सभी, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ जी पीडीएफ का फुल फॉर्म बता दो, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलो हाँ, देखिए पहली बार जो है इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया था, कांसा का प्रयोग किया गया था। और जब कांसे की बात की जाती है तो कांसा जो है तांबे और टीन का मिश्रण था उस टाइम पे। तांबा और टीन का
मिश्रण जो था, ठीक। तो पहली बार इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया था। अब यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। किसका प्रयोग किया गया था, कांसे का प्रयोग, ठीक है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पी फॉर पहले, डी फॉर दे दो और एफ फॉर फाइल। ये आपके लिए डेफिनेशन है, पहले दे दो फाइल। पकड़ के चुटिया तुम्हारी ऐसे करके घुमाऊं ना, हाल तो मैं पहले फाइल दे दू। रुक जाओ, सब्र कर लो थोड़ा सा, क्लास तो हो जाने दो यार। है रोहित सर के खजूर हो तब भी तो, अब क्लास होने दो, बता देंगे तुम्हें कहां पे पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखो सिंधु सभ्यता के लगभग 1400 केंद्र खोजे गए, जिसमें से अगर हम बात करें 925 केंद्र जो है वो भारत में स्थित है। ये भी आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए कि बताइए ये जो सभ्यता है वो जो सभ्यता है वो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसी के आसपास विस्तृत थी। ये भी आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है यहां तक आपको सारी चीज। आगे देखो, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बताएं फटाफट से। जितने भी रोहित सर के खजूर लाइव है सभी इसका आंसर बताएंगे। बहुत बहुत शानदार। हाँ चलिए बताइए फटाफट से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करते हुए चलेंगे, सभी आंसर बताएंगे। बहुत बहुत शानदार। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और शेयर भी करके आइएगा अपने सभी साथियों के साथ। देखिए जब बात की जाती है किसकी पूजा करते थे तो मैं आपको बता दूं, ये 3 मुख वाले देवता जो हैं इनकी पूजा करते थे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, है ना। बाकी आप लोग आंसर सही कर रहे हैं, हालांकि पशुपति इसका करेक्ट आंसर होगा। पूजा जो करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पूजा करते थे पशुपति की, यानी कि 3 मुख वाले देवताओं की। और अगर आपसे पूछा जाए ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, पशुपति की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, एक प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहां से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये आपके लिए यहां से महत्वपूर्ण बनेगा, ये आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मैंने आपको बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कपास के उत्पादन का श्रेय भी जाता है, इसीलिए जो यूनान के लोग हैं उसको कपास को जो है सिंडन कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात की जाती है तो ये एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, ये एक नगरीय सभ्यता है, तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। क्लियर, चल हाँ चल क्लियर, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। वेल डन, क्या बात है प्रियंका जी, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। पुराने स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सर मैंने आपसे पढ़ाई करी और आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, आज मेरी पढ़ाई चल रही है गवर्नमेंट कॉलेज। चल आगे देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। देखिए जब गौतम बुद्ध की बात की जाती है, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। ठीक, ये आपको यहां से याद रखना है। बाकी अगर हम बात करते हैं, जब भी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो है, वो बौद्ध धर्म का जन्म स्थान किसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म व जैन धर्म का जन्म स्थान किसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म व जैन धर्म का जन्म स्थान किसको कहा जाता है, ये बिहार को कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। देखिए पूछा गया है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जब आत्मज्ञान की बात आती है तो ये किया था इन्होंने गया में किया था, बौद्ध गया। और बौद्ध गया को, यानी कि गया को ही हम जो है, गया को हम ज्ञान का शहर भी कहते हैं, गया को जो है ज्ञान का शहर भी कहा जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञान की भूमि किसको कहा जाता है, तो जब ज्ञान की भूमि की बात आती है तो ये नालंदा को कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान की भूमि नालंदा को कहा जाता है, ज्ञान का शहर गया को कहा जाता है। जब बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था।
ठीक है। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, वो आपको यहां से याद रखना है कपिल वस्तु, ठीक है। और अगर आपसे पूछा कपिल वस्तु, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की जो घटना थी उसको क्या कहा गया, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपको यहां से याद रखना है। कहां पर? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और जब बोधि वृक्ष की बात आती है तो बोधि वृक्ष को राजा शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था, राजा शशांक के द्वारा कटवाया गया था। ये भी आपको यहां से याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा कटवाया गया, तो राजा शशांक के द्वारा कटवाया गया था। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात अगर कर ली जाए कि बताइए इन्होंने पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, और जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कुशीनगर की जब बात की जाती है तो इन्होंने अपना यहाँ पर शरीर त्यागा था। क्या किया था? शरीर को त्यागा था, शरीर त्यागा था, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है, ये आपके लिए यहां से महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर? हाँ, क्लियर है यहां तक सभी को? बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? बात कर ली जाए कि मैंने इतने सारे पॉइंट्स जो है वो आपको यहां पर बता दिए, तो आपको याद रखना है पहला उपदेश इन्होंने ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में दिया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? चलो, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? महापरिनिर्वाण जो है इसका मतलब होता है मुक्ति, ठीक है, तो वो आपको यहां से याद रखना है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखिए, बताइए सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। सुत्त पिटक के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं। हाँ, फटाफट से आंसर करिए। देखिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, बहुत शानदार शानदार। देखिए सुत्त पिटक की बात की जाए, सुत्त पिटक की बात की जाए, विनय पिटक की बात की जाए, अधिधम्म पिटक की बात की जाए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक कहे जाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आपके सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक, इन तीनों को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में इन तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। तो ये आपको यहां से याद रखना है, इन तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और इन तीनों त्रिपिटकों की भाषा पूछ ली जाए कि जो त्रिपिटक है इनकी भाषा क्या है, तो इनको पाली भाषा में लिखा गया है। किस में? ये पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा। अब यहाँ पर सुत्त पिटक के बारे में पूछा गया है, तो सुत्त पिटक का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। बी इसका सही जवाब होगा। जब हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक में आप सभी याद रखिएगा कि सुत्त पिटक में किसकी बात की गई है? सुत्त पिटक में बुद्ध के जो धार्मिक जो धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित जो संवाद हैं उनका जिक्र आपको कहां पर मिलेगा? उनका जिक्र आपको सुत्त पिटक में मिलेगा। बात अगर कर ली जाए विनय पिटक की, तो विनय पिटक में आपका क्या किया गया है? जो भिक्षु होते हैं, आप देखते हैं बौद्ध धर्म में जो सर मुंडवा लेते हैं, मेरा भी है, और जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, जो हिंदू धर्म में बाबा वगैरह आप कहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह जो रखते हैं। और इसी प्रकार से जब बात की जाती है यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की या फिर भिक्षुड़ी की, तो उनके लिए जो नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं वो सब किस में बनाए गए हैं? विनय पिटक में। अधिधम्म पिटक की जब बात की जाती है तो बौद्ध धर्म के दर्शन से के संबंध में आपको जो जानकारी चाहिए वो अधिधम्म पिटक में देखने को मिलेगी। तो ये तीनों आपको यहाँ से याद रखने हैं।
क्लियर है? कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहां तक क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, अगला सवाल है, अगला प्रश्न है कि बताइए हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान जो है वो किस धर्म के पंथ हैं, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, पीडीएफ कहां पर मिलेगा? पीडीएफ पहले दे दो फाइल, रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, क्लास के बाद में पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पे जाना है, जहां पे जाके आपको सर्च करना है यूपी बीएड एग्जाम 2023, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? देखो ऐसे मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर करके आ जाइए अपने साथियों के साथ में। तब तक मैं आपको दो लाइनें सुना देता हूं कि दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू हर वो काम कर सकता है जो तू करना चाहता है, तू वो बन सकता है जो तू बनना चाहता है, तेरा सपना एक सरकारी कॉलेज का है, वो भी तुझे मिलेगा, बस मेहनत तो कर, रुकना पड़ेगा मेरे भाई, रुकना पड़ेगा, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, इसका आंसर बता दो मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। और एक बात याद रखना, जो क्लास को लाइक नहीं करते वो क्या होते हैं? जो क्लास को, जो सेशन को लाइक नहीं करते वो क्या होते हैं? बताओ फटाफट से। देखो यहां पर बात की जाए तो यहां पर हीनयान और महायान की बात की गई है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब बात की जाती है हीनयान की, तो हीनयान जो है अरहत पद प्राप्त करने के लिए होता है, जहां पर जो व्यक्ति साधना से निर्वाण प्राप्त करता है, जो साधना करके मुक्ति लेता है, वो हीनयान होते हैं। और बोधिसत्व प्राप्त करते हैं वो महायान में के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है। यहाँ पर बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। और आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, बताओ नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है, कौन सा युग्म शेष से अलग है, ये आपसे पूछा गया है। बताएं फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, नहीं, जो लाइक नहीं करते वो नालायक होते हैं। सारी क्लासेस मिलेंगे आरसू जी, सारी। जो लाइक नहीं करते हैं वो नालायक होते हैं। चलो एक बार शेड्यूल बता देता हूं मैं तुम्हें कि क्लासेस तुम्हारी कैसे रहने वाली हैं। देखो फिलहाल में अभी तुम्हारी जनवरी तक हम तुम्हें हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस बेटा दे रहे हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस जो है ये मंडे और ट्यूसडे मिलेंगी। वेडनेसडे थर्सडे को ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी। ये बात है 6 बजे की, ये शेड्यूल 6 बजे का है। 7 बजे शानदार रीजनिंग की क्लास अभी हुई जितिन सर की, 7 बजे रीजनिंग की क्लास जितिन सर की। 8 बजे मेरी क्लास जीके जीएस की 8 बजे मेरी क्लास है, ये आपको यहां से मिलेगी। 9 PM पर हिंदी की क्लास है जो कि अभिषेक सर लेंगे, यानी कि भूटानी सर। अब बात आती है कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप अभी क्लास करिए, आपके सभी डाउट जो है वो छोटे छोटे सेशंस में लेके आऊंगा, उसमें खत्म कर लिए जाएंगे। देखिए यहां पर बात करें, अवेस्ता जो है पारसी धर्म का ग्रंथ है। अवेस्ता की जब बात की जाती है तो ये पारसी धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक अभी जस्ट मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और तोरा जो है वो यहूदी धर्म का ग्रंथ है। आंसर इसका क्या होगा? मंदिर, हिंदू, ये पूजा स्थल है, ये ग्रंथ नहीं है। ये एक पूजा स्थल है तो ये ग्रंथ नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर डी हो। क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चा, बहुत इजी सवाल था। यहां पर डी इसका सही जवाब होगा। रीजन क्या है? ये सभी ग्रंथ है। पारसी धर्म का ग्रंथ अवेस्ता है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक है, और यहूदी धर्म का ग्रंथ है ये ग्रंथ है तोरा। और वहीं अगर हम बात करें मंदिर एक पूजा स्थल है, तो आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल है, जीके जीएस में देखने को मिल रहा है। हाँ, क्लियर? सुनील जी परेशान मत हो,
अरे जान लगा देंगे यार, हर बार दिए हैं, हर बार हम लोगों ने यहाँ पे कराए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन। ठीक है, चलो हाँ कोई बात, जितने भी डी आंसर, हाँ बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला प्रश्न, बताओ जैंद अवेस्ता ये डैश के साथ जुड़ा हुआ है, अभी जस्ट बताया था, अब गलत मत कर देना। अभी तुम्हें बताया था जैंद अवेस्ता पूछा है तुमसे, अभी बताया था, ज्यादा नहीं देर हुई है, ज्यादा देर नहीं हुई, जैन अवेस्ता की बात की गई है, तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। किससे है? पारसी धर्म से। अभी तुम्हें बताया था जैन अवेस्ता, अवेस्ता किससे संबंधित है? पारसी धर्म से ग्रंथ है। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे और बताइए फटाफट से कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। जो यहूदी होते हैं वो किस धर्म का पालन करते हैं, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ये अगर हम इनकी बात करें कि ये अपना मुख्य पैगंबर किसको मानते हैं, मुख्य पैगंबर की जब बात की जाती है तो ये लोग मुख्य पैगंबर मूसा को मानते हैं। किसको मानते हैं? मुख्य पैगंबर मानते हैं ये मूसा को। मुख्य पैगंबर जो मानते हैं ये मूसा को मानते हैं, मुख्य पैगंबर मूसा को मानते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना, यहां तक क्लियर? बहुत शानदार। आंसर की बात कर दे, आंसर इसका यहूदी धर्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? डी करेक्ट आंसर होगा, यहूदी धर्म। देखो अभी गलतियां कर रहे हो तुम लोग, मिस्टेक्स हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं से अगर आज लड़ लिए, ये गलतियां जो आज कर रहे हैं, ये जो मिस्टेक आज कर रहे हैं, वो चाहते हो कि तुम पेपर में ना करो, तो बैठे रहो शांति से, पेपर पेन लेके बढ़िया तरीके से जो चीजें बताते जा रहा हूं नोट करते जाओ। पीडीएफ इसका मिल जाएगा, उसको एक बार पढ़ लेना। शानदार क्लासेस तुम्हारी चल रही हैं, जबरदस्त क्लासेस हम तुम्हें दे रहे हैं। भूटानी सर की क्लास 9 बजे होगी, ठीक है? एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो और शेयर करके आ जाओ अपने सभी साथियों के साथ, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा, तुम्हारे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम बीच बीच में एक छोटे छोटे सेशंस एक दो लेके आते रहेंगे, जिसमें हम देते रहेंगे। इसका आंसर यहां पर क्या होगा फटाफट से? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? मतलब उनके शासन के बारे में 3 कथन सही है, 1 गलत है। अब वो कौन सा 1 गलत है वो आपको बताना है। अब इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तुम लोग, है ना? यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका ये सब्जेक्ट रहा ही नहीं, अब उनको दिक्कत आएगी। परेशान मत हो, हम उसका भी सॉल्यूशन तुम्हारे लिए बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। ये सब तुम्हें डिटेल में पढ़ना है ना, बहुत शानदार तरीके से, तो सब कुछ तुम्हें कराया जाएगा। हाँ गुड इवनिंग यूवी, सब कुछ कराया जाएगा। हाँ कोई बात नहीं रीना, देखो जितने बच्चों का गलत हो रहा है तो तुम्हें मैं 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, उसमें कमी कहां रह गई, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान, ये संघर्ष का मैदान है तुम्हारे लिए, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करके दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात कर रहे हो? अभी गलत हुआ ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, पढ़ेंगे हम, जान लगा देंगे। क्या बात करते हो तुम, जान लगा देंगे, है ना? आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। बी इसका गलत आंसर, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर, गलत आंसर होगा। बैरम खां की बात की जाए तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था बेटा? अकबर का संरक्षक था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। क्लियर है? चलो यहां तक बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थ्योरी कराई जाएगी तुम्हें, सॉल्यूशन है तुम्हारा। ये तुम लोग जितने परेशान हो रहे हो ना, सबके लिए सॉल्यूशन है। किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बहुत शानदार प्रशांत ठाकुर, क्या बात है।
यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। जब 371 की बात करता है, अनुच्छेद 371 की जब बात की जाती है, तो यह आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा, महाराष्ट्र व गुजरात को मिला, महाराष्ट्र व गुजरात। 371 ए की जब बात की जाती है तो यहां से आपको याद रखना है, ये नागालैंड को दिया गया। किसको? नागालैंड को। 371 बी, 371 बी की जब बात करता है तो 371 बी में आपको असम याद रखना है। 371 बी में क्या याद रखना है मेरे बच्चे? असम याद रखना है। देखो जब असम की बात आती है ना, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूं जब जब असम की बात आती है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, चाय का। और जब चाय की बात आती है ना, तो चाय का चाय की उत्पत्ति की बात करी जाए या किस देश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो चीन में होता है। चीन के बाद भारत में है। चाय की उत्पत्ति चाइना में होती है। चाय की बात आती है तो मैं नहीं रोक पाता हूं, क्योंकि चाय पे मुझे दो लाइनें याद आ जाती हैं कि इश्क तो हम भी कर ले, इश्क तो हम भी कर ले, पर एक शर्त है कि उसको चाय पसंद होनी चाहिए। अब भैया चाय, इश्क, इश्क तो हम भी कर ले, पर उसको चाय, एक शर्त है कि उसको चाय पसंद होनी चाहिए। तो असम वाले चिल्ला के बोले, असम वाले क्लास देखते हैं मेरी, तो बोले गुरुजी एक बात कहें। मैंने कहा हाँ, क्या आप कह तो रहे हो चाय का उत्पादन असम में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग बांस का उत्पादन भी बहुत करते हैं। वो मैंने कही अच्छा, समझ गया तुम्हारी बात कि बांस का उत्पादन हो रहा है, तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि जहां इश्क मोहब्बत की बात होती है ना सर, वहां बांस बहुत बजता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बच्चों को समझा दूंगा। मैंने बोल दिया असम वालों को, बच्चों को समझा दूंगा, इश्क मोहब्बत ये तो सब बला है, इश्क मोहब्बत ये तो बस, ये तो सब बला है। और रोहित सर की क्लास करो, बस इसी में भला है। रोहित सर की क्लास करो, बस इसी में भला है। देखो चाय का शहर पूछा जाए कि चाय का शहर किसको कहा जाता है, तो चाय का शहर जो है वो डिब्रूगढ़ को कहा जाता है। चाय का शहर डिब्रूगढ़ को कहा जाता है, जो कि असम में है। एक दार्जिलिंग को भी कहा जाता है। दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। 71 बी, आपको 371 बी याद रखना है। 371 सी, 371 सी में किसकी बात की जाती है? मणिपुर को विशेष दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था मेरे बच्चे? मणिपुर को दिया गया था। किसको दिया गया था? मणिपुर को। 371 डी की बात कर ली जाए कि 371 डी में क्या है, तो 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? बोलो फटाफट से। बहुत बहुत शानदार, क्या बात है, अल्टीमेट अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपको यहां से याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? नए राज्यों का गठन करना है, उनकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उनकी जो सीमाएं हैं, उनमें बदलाव करना है, तो उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? यहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी अगर पूछा जाए संसद और विधि से द्वारा, संसद और विधि के द्वारा अगर पूछा जाए कि फेरबदल करना है ना, तो संसद और विधि के द्वारा संघ में जो नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है या फिर स्थापना की जाती है, वो की जाती है अनुच्छेद 2 के तहत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 इसका सही जवाब होगा। यहां पर अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें, ये किससे संबंधित है, तो ये बात करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों की बात करता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। आर्टिकल 10 की जब बात की जाती है तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जो है वो अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 में उससे संबंधित प्रावधान किए गए। तुम लोग कतई सेशन को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, बुरा लग रहा है, थोड़ा सा हार्ट हो रहा है। सेशन को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो। यह संख्या अब तक 400 क्रॉस करनी चाहिए थी। ठीक, ये संख्या अब तक 400 क्रॉस होनी चाहिए थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? देखो एक
हालांकि राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात आई है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बार मैं ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने पूछ लिया कि बताइए राष्ट्रपति अगर अपने पद के लिए पुनर्निर्वाचित होना चाहता है तो वो कितनी बार हो सकता है? तो पीछे से एक बच्चे का कमेंट आया, कह रहा गुरुजी, मैंने की हाँ, राष्ट्रपति और पति कितने भी बार बना जा सकता है। मैंने कहा ये बात अब की बोल दी, आगे मत बोलना, वैसे ट्रिक सही है। ठीक, तो राष्ट्रपति और पति मतलब राष्ट्रपति कितनी भी बार बना जा सकता है, राष्ट्रपति अपने पद के लिए पुनर्निर्वाचित जो है वो कितनी भी बार हो सकता है। तो यहां पर अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित बात की गई है तो अनुच्छेद 56 आपको याद रखना है, आर्टिकल 56 आपको याद रखना है। बात की जाए कार्यकाल, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के बाद में 5 साल का कार्यकाल रहता है, 5 ईयर का। और मैक्सिमम एज पूछ ली जाए तो मैक्सिमम एज भी नहीं है। राष्ट्रपति की जो मतलब मैक्सिमम एज की बात की जाए तो वो भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यहाँ पर आपको अनुच्छेद 53 की जब बात करता है, आर्टिकल 53 की, तो ये संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए। अब राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु बता दो, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु बता दो मुझे कितनी, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अच्छा, एक सवाल और है, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद आर्टिकल 55 रह रहा है, तो ये राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित जो पद्धति है उनसे संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 55 में किए गए हैं। एक छोटा सा सवाल मैंने पूछा कि न्यूनतम आयु राष्ट्रपति पद के लिए कितनी होनी चाहिए। आगे बताओ, इसका आंसर करो, फिर अगले सवाल की तरफ। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो जब उपाधियों के अंत की बात की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उपाधियों के अंत में आपको यहां से याद रखना है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया जाता है। किसके तहत होता है? आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, बहुत बहुत शानदार, फटाफट से बता दो, आंसर बता दो मुझे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक शेयर करते रहना यार, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ये संख्या अभी तक 400 क्रॉस होनी चाहिए थे, लेकिन तुम लोग सुन नहीं रहे, इसका मतलब तुम प्यार नहीं करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, बिल्कुल साथ देंगे तुम्हारा। हाँ, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, काहे के लिए परेशान हो रहे हो? तो परेशान मत हो मेरे बच्चे, साथ हैं हम तुम्हारे। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान संबंधित है? बताओ बताओ फटाफट से। हाँ अरे इश्क मोहब्बत वो तो भला है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। प्यार करने वाला एक शिष्य और गुरु वाला प्यार। चलो, हाँ बहुत बहुत शानदार, बढ़िया, फटाफट से इसका आंसर बता दो। उपाधियों के अंत की हम बात कर चुके हैं, इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या हो जाए। इसके आंसर की बात करें, अनुच्छेद 243 आपको याद क्या होगा? अनुच्छेद 243 आपको याद रखें, ठीक है। और अनुच्छेद 21 की जब बात की जाती है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 21 में किया गया है, ठीक, वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट, देखिए केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? फटाफट से इसका आंसर बताओ, सभी आंसर करेंगे इसका कि करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ फटाफट से आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत शानदार, देखो जब बात की जाती है भारतीय संविधान की तो एक बात याद रखना, हमेशा भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। यहां पर आपको यह याद रखना है कि जो केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 112 के तहत कहा गया।
बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां पर बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। यह आपको याद रखना है। क्लियर? ये आपको यहां से याद रखना है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ, यहां तक सभी को क्लियर है। बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, अगला सवाल कहा गया है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है आपको? कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल शोषण के विरुद्ध जो है वो आपको अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध पूछा है बेटा, शोषण के विरुद्ध पूछा है। हाँ, इसका आंसर बताओ। देखो एक चीज याद रखना, जब अनुच्छेद 19 की बात की जाए, आर्टिकल 19 की, तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति से संबंधित है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, हाँ, वो किस में दी जाती है? वो दी जाती है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 14 की जब बात की जाती है तो अनुच्छेद 14 आपका किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपसे क्या पूछा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आंसर अनुच्छेद 23 इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 23 जो है वो इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 23 इसका सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और आर्टिकल, अनुच्छेद 23 के बाद में अनुच्छेद 24 आता है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 की जब बात की जाती है, इसमें किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनको कारखाने में, ठीक है, किसी भी प्रकार से मतलब कारखाने हो गए या फिर आपकी खान हो गई, उसमें काम करने के लिए रोका गया है। उसमें नियोजित नहीं किया जा सकता, वो कारखाने और खानों में काम नहीं कर सकते हैं। उससे संबंधित प्रावधान जो है वो किए गए हैं अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश के द्वारा जुड़ी हुई। इसका आंसर बताओगे फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? बहुत बहुत शानदार, सभी आंसर करेंगे इसका कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए। सभी ने आंसर करना है। कहा गया है द लाहौल एंड स्पीति वैलीज इन हिमाचल प्रदेश आर कनेक्टेड टू द कुल्लू वैली बाय। ये किससे जुड़ी हुई है? देखो जब बात की जाती है जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? मायाली दर्रे की पहले तो हम बात कर लेते हैं। जो मायाली दर्रा है ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? मायाली दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में मेरे लाल, तो इसका मतलब ये कुल्लू घाटी यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, नहीं होगा। बात करें नाथुला दर्रे की, तो जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। ये कहां पर है? ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बारालाचा दर्रे की जब बात की जाती है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग पास इसका करेक्ट आंसर होगा। रोहतांग दर्रा इसका सही जवाब। ठीक है, आंसर ए होगा, ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बने। अगला प्रश्न है, और बताइए हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, इसका मतलब यह है कि बाकी के तीन उत्तराखंड को बाकी के तीन जो है वो तिब्बत से जोड़ते हैं। बाकी के तीन जो दर्रे हैं वो तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन एक नहीं जोड़ता है। कौन सा नहीं जोड़ता है वो आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता। आंसर की बात करें तो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, सिपकिला दर्रा जो है वो इसका सही जवाब हो। क्या आंसर हो जाएगा? सिपकिला दर्रा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। नीति दर्रा, माना दर्रा, मानसा दर्रा जो है ये सब क्या करते हैं? ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। पूछे जाते हैं कहां पर है वो भी आपको यहां से याद रखने हैं। और सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है, वो भी आपको याद रखना है। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ दर्रे हैं जो कि आपको यहां से याद रखने हैं। जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे पूछे जाए तो बुर्जिल हो गया, बनिहाल हो गया। ये पूछ लेता है कि बताइए ये वाला दर्रा कहां पर है, ये वाला दर्रा कहां पर है। पीर पंजाल दर्रा कहां पर है? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ठीक,
ये दर्रे आपको यहां से याद रखने हैं, ये दर्रे आपके लिए यहां से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में यहां पर लद्दाख के अगर दर्रे पूछ लिए जाए कि लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, तो लद्दाख में काराकोरम हो गया, चांगला हो गया, ठीक है। काराकोरम दर्रा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए कहां पर है, तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। चांगला दर्रा कहां पर है, ये लद्दाख में है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोजिला दर्रा पूछा जाता है, वो भी यहीं पर है, लद्दाख में जोजिला दर्रा, ठीक। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपसे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे पूछे जाएं, उत्तराखंड के तो मैं आपको बता चुका हूं, हिमाचल प्रदेश, ठीक, तिब्बत से नहीं जोड़ता, तो आंसर मैं आपको बता चुका हूं, ये तिब्बत से नहीं जोड़ता, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। अभी मैं आपको बताने ही वाला था। तो हिमाचल प्रदेश की जब बात की जाती है तो हिमाचल प्रदेश में आपको यहां से याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जब बात की जाती है तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है रोहतांग दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया, बारालाचा दर्रा हो गया, ठीक। हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक तो आपका सिपकिला दर्रा है, रोहतांग है, बारालाचा है, बारालाचा, ये दर्रे पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये दर्रे कहां पर है, ठीक है, ये दर्रे कहां पर हैं, तो ये आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? इनमें से कोई एक है जो कि मतलब जो इनमें से कौन सी है जो भारत और चीन के मध्य जांच चौकियों में शामिल नहीं है? हाँ, बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ। भारत और चाइना के बीच की बात की गई है, इसका मतलब यह है कि ये किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी राज्य से जो है चाइना के साथ में जुड़े हुए हैं, तिब्बत वाला जो हिस्सा है उससे जुड़े हुए हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा कहां पर है, तो सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी जस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक। नाथुला दर्रा की जब बात की जाती है तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, और ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये सिक्किम में है, ये हिमाचल में है, ये हिमाचल को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। जब हम बात करते हैं यहाँ पर लिपुलेख दर्रे की, तो लिपुलेख दर्रा जो है ये कहां पर है, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, और ये तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। लेकिन जब खैबर दर्रे की बात की जाती है तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, किसके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? खैबर कहां पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। बहुत बहुत शानदार, क्या बात, अल्टीमेट। एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर करके आ जाओ अपने सभी साथियों के साथ, और शेयर करके आ जाओ अपने सभी साथियों के साथ। अगला प्रश्न देखो और बताओ इसका आंसर। कहा गया है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है, बताएं फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर बताओ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ, एक कमेंट आ रहा है, आजकल क्या चल रहा है? बेटा आजकल तो बीएड की तैयारी चल रही है, तुम क्या चला रहे हो? चलो हाँ ये अलग दुनिया में खोए रहते हैं। चल, बहुत बहुत शानदार। देखो जब यहां पर बात की जाए, हम बात कर लेते हैं पहले तो असम हिमालय। देखो हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी, दिहांग की जब बात की जाती है तो तुम्हें पता है ये किसकी सहायक नदी है। देखो दिहांग को, जब दिहांग नदी की जब भी बात आती है तो यहां से ब्रह्मपुत्र नदी याद आती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत से, जहां पर इसको सांगपो कहा जाता है, सांगपो कहते हैं तिब्बत में, चाइना। फिर इसके बाद में जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और दिबांग कहा जाता है।
क्या कहते हैं हम? दिहांग और दिवांग कहते हैं। और इसी नदी को हम असम में, कहां पर मेरे बच्चे? असम में हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसी नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप। तो नदी द्वीप कहां पर, कौन सा आपको याद रखना है? नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। सबसे छोटा पूछा जाएगा उमानंदा, वो इसी नदी पर बनता है। फिर इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाद फिर ये जाती है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश वो वाला है ढाका टका हसीना वाला। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो, हाँ यहां पर इसको क्या कहते हैं? जमुना। और भी हसीन हो जाती है जमुना, याद रखना, ठीक है? ये आपको यहां से याद रखना है। ये मैंने बात करी। अब अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है तो आंसर इसका असम हो जाएगा। असम इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में। पंजाब की बात की जाए तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में, सिंधु व सतलज नदी के मध्य में, ठीक? ये आपको याद रखना है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं आपको याद रखना है। जब भी कुमाऊं की बात की जाती है तो सतलज व काली नदी के मध्य में, किसके? सतलज व काली नदी के मध्य, सतलज व काली नदी के मध्य, सतलज व काली नदी। इसी असम को जो है, इसी असम को ब्रह्मपुत्र के मध्य में, वो भी आपको याद है, ठीक? चल नहीं, आजकल तो पतली कमरिया चल रहा है प्रियंका जी, ये नहीं चल रहा है। पढ़ ले हो, हाल जन्नत दिखे जे पप नारायण। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बताओ, सभी बताओ इसका आंसर। आंसर क्या होगा? हाँ सभी आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा। विमलेश पढ़ ले, पढ़ ले। पहले सब्र का फल मीठा होता था, अब सब्र करो तो फल किसी और का हो जाता है। सही बात है, तुम नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, फल कोई और ले जाएगा। वो चाहे किसी में, वो चाहे सरकारी कॉलेज की बात हो, सरकारी नौकरी की बात हो, या फिर बाकी तुम जो समझ रहे हो उसकी बात हो। चलो आंसर की बात करें तो आंसर इसका भोरघाट दर्रा होगा। क्या होगा? भोरघाट दर्रा जो है वो इसका सही जवाब होगा। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम अंबा घाट दर्रा की बात करें तो अंबा घाट दर्रा जो है ये रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है। असीरगढ़ किला दर्रा की बात करें तो ये असीरगढ़ किला दर्रा जो है ये दक्कन के पठार, उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ता है। ये आपको याद रखना है, ठीक? इसके अलावा तमहिनी घाट दर्रा जो है, तमहिनी घाट दर्रे की जब बात की जाती है तो ये आपको याद रखना है पुणे और मुलसी, ये भी महाराष्ट्र में ही है। पुणे जिले के मुलसी और तामनी तालुका को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? ये आपको याद रखना। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है? अभी बताया था तुम्हें, अभी बताया था मैंने तुम्हें, बताओ फटाफट से। कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है? इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? जोजिला दर्रा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दे रहा हूं, उसका आंसर तुम मुझे बता के जाना, कमेंट सेक्शन में बताओगे उसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धूपगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कल की क्लास में इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं, कल की क्लास में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए सेशन को यहीं पे रखेंगे, ठीक है?
कल की क्लास में इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज के क्लास को यहीं पर इसी के साथ में एंड करेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जस्ट इसके बाद में हिंदी की क्लास है शानदार, वो आपको क्लास ज्वाइन करनी है। एक बार शेड्यूल फिर से तुम्हें बता दूं, एक बार फिर से टाइम टेबल तुम्हें बता दूं कि टाइम टेबल क्या है। 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी यूपी बीएड की, जिसमें 6 बजे क्लास है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इंग्लिश की अल्टरनेट में है। इसके बाद में यहाँ पर 7 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, 8 बजे जो है वो जीके जीएस की क्लास होगी, 9 बजे की बात करें तो हिंदी की क्लास होगी। ये आपको यहाँ से ये है इसका टाइम टेबल, ये है इसका शेड्यूल। ठीक, इस हिसाब से आपकी क्लास होगी। 9 बजे हिंदी की क्लास होगी शानदार अभिषेक सर की शानदार क्लास होगी 9 बजे हिंदी की, ये आप सभी को ज्वाइन करनी है। शानदार क्लास होगी हिंदी की अभिषेक सर की, ये आप सभी को ज्वाइन करनी है अभी जस्ट बात। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल।